हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ेंगे इसमें ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ। ये लॉ क्या कहते हैं? ये लॉ कहते हैं कि सभी सॉलिड्स का रूम टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट 3R के इक्वल होता है। R यहां पर गैस कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, near room temperature, molar specific heat of most of solids, molar specific heat of most of solids, molar specific heat of most of solids at constant volume, at constant volume is equal to 3R, is equal to 3R. Near room temperature, molar specific heat of most of solids at constant volume is equal to 3R. सॉलिड्स में जितने भी एटम्स हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और अगर वाइब्रेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। हम यहाँ लिखेंगे इन सॉलिड्स एटम्स वाइब्रेट about their mean position, about their mean position। तो वाइब्रेशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ड्यूरिंग वाइब्रेशन। ड्यूरिंग वाइब्रेशन kinetic energy changes into potential energy, and vice versa, since atom has 3 degrees of freedom, so kinetic energy क्या होगी? 3 into 1/2 kT। 1/2 kT क्या है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हो गया 3/2 kT। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? वो भी 3 into 1/2 kT, तो वो भी 3/2 kT। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ one atom, it will be sum of kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy। kinetic energy 3/2 kT, potential energy 3/2 kT। तो ये आ गया 3 kT। ये है वन एटम की। अगर 1 मोल ऑफ सॉलिड है तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड क्या होगा? अवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल
ऑफ सॉलिड, इसको मैं U से लिख देता हूं, तो ये क्या होगा N इंटू 3kT। एक एटम की इतनी है, 1 मोल में N नंबर ऑफ एटम होंगे अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, और N इंटू के होता है आपका R, तो ये हो गया 3RT। N इंटू के इक्वल टू R, ये हो गया आपका 3RT। एक सॉलिड के लिए चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। फॉर ए सॉलिड dV change in volume is negligible। तो इस वजह से जो dq है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका du प्लस p dv होता है, तो अगर dv नेग्लिजिबल है तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली du ओनली, क्योंकि dv इज ऑलमोस्ट जीरो, तो p dv भी क्या होगा जीरो, तो dq इक्वल टू dv। तो cv किसके इक्वल होता है, ये होता है dq बाई dt, dq इक्वल टू du, तो du बाय dt मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। u है आपका 3RT, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, 3R, तो इज इक्वल टू 3R। तो ये आ गया आपका प्रूफ ऑफ डुलोंग एंड पेटिट लॉ। बट देयर इज ए लिटिल प्रॉब्लम, अगर आप इसको प्लॉट करते हैं CV वर्सेस T, तो डुलोंग पेटिट लॉ कहता है कि ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए 3R के इक्वल, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं आता है। एक्सपेरिमेंटली ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये यहां आके दोनों पैरेलल हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा और आगे तक प्लॉट कर देता हूं, ठीक, इस तरह से कुछ ग्राफ आता है, यानी जो लो टेम्परेचर है वहां पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 3R के इक्वल नहीं है, ये 3R है जो डॉटेड लाइन है, तो ये एक्सपेरिमेंटली लो टेम्परेचर पर 3R के इक्वल नहीं है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इधर डिक्रीज हो रहा है, CV की वैल्यू भी बहुत फास्ट डिक्रीज हो रही है। ओके, तो हाई टेम्परेचर पर तो ये लो ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन लो टेम्परेचर पर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बाद में सॉल्व की गई थी, पहले आइंस्टाइन से और बाद उसके बाद डिबाई मॉडल से। ओके, तो यहां से एट हाई टेम्परेचर CV इक्वल टू 3R, ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, बट एट लो टेम्परेचर CV decreases rapidly with decrease in temperature, but at low temperature CV decreases rapidly with decrease in temperature। CV decreases rapidly with decrease in temperature, and ये 0 केल्विन पे ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, tending to become 0 at 0 Kelvin, tending to become 0 at 0 Kelvin। This behavior at low temperature, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, this behavior at low temperature was first explained by Einstein and then by Debye। This behavior at low temperature was first explained by Einstein and then by Debye, okay। तो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट है
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, तो बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम इज 3/2 kT, जो हमने अभी इसमें कैलकुलेट की थी। 3/2 kT प्लस 3/2 kT इक्वल टू 3 kT। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन of energy, the vibrational energy per atom, the vibrational energy per atom is 3 kT, energy per atom is 3 kT। water molecule has 3 atoms, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो एनर्जी ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, सो एनर्जी ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? एक एटम का है 3 kT और 3 एटम्स हैं, तो ये हो गया 9 kT वन मॉलिक्यूल का। और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको मैं U लिख देता हूं, तो ये क्या होगा? अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, N इंटू के R होता है, तो ये हो जाएगा 9RT। तो स्पेसिफिक हीट CV इक्वल टू DU/dt, तो ये क्या आ जाएगा? 9R। तो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। एंड ये जो वैल्यू है 9R, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है। स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक बचा था और इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।